आज से 21 वर्ष बाद कौन सा सन आएगा? 21 वर्ष बाद, आज 2025 है, 21 वर्ष बाद कौन सा सन आएगा? 2046। 2046 के अगला जो वर्ष है वो भारत के लिए बहुत महत्व का वर्ष है। आप जानते हैं क्यों है? 21 वर्ष बाद का जो समय है वो भारत के लिए बहुत महत्व का वर्ष है। आप में से कोई बता सकते हैं क्यों है महत्वपूर्ण? दीजिए, कार्डलेस दीजिए इनको। क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और हमारे जब देश को आज़ाद होने में 2 शताब्दी वर्ष पूर्ण हो गए। 1 शताब्दी, 2 नहीं, 1 शताब्दी वर्ष पूर्ण हो गए। 100 वर्ष भारत की स्वतंत्रता को पूर्ण हो जाएंगे। 2047 का समय भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। तो 21-22 वर्ष बाद अगर ये नचिकेता छात्रावास, ये सब सहयोग करने वाले लोग रहेंगे और ऐसे ही बहिनें बुलाई जाएगी, तो आपकी जगह कौन रहेंगे? तो स्वाभाविक है आपकी ही संतान यहाँ आकर के बैठेगी 21-22 वर्ष बाद। तो जो आज से 21 वर्ष बाद का समय है, ये भारत के लिए कैसा होना चाहिए, आप अपनी थोड़ी कल्पना और विचारों से बताना। स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भारत राष्ट्र का जब आएगा तो वह काल ये भारत के लिए कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए यानी वस्तुनिष्ठ उत्तर देना। परीक्षा में 2 प्रकार के उत्तर आते हैं, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ। सरल और समझने में वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो कोई भी बहन खड़ी होकर के बोले कि 2047 स्वतंत्रता का 100वां वर्ष आप कैसा देखना चाहते हैं? अच्छा, आप में से 47 का 100वां वर्ष कौन कौन देखना चाहते हैं? सब देखना चाहते हैं, हाथ नीचे कर लो। तो मैंने पूछा कैसा देखना चाहते हैं? महिलाएं अनेक प्रकार की कुरीतियों से मुक्त होनी चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर है। आप बता सकते हैं कि महिलाओं में कुरीतियां कौन कौन सी हैं जो आज आपको दिखाई देती है? कोई भी बोल सकते हैं, उनका आवश्यक नहीं है। उन्होंने एक उत्तर दिया है कि 21-22 वर्ष बाद महिलाएं कुरीतियों से मुक्त होनी चाहिए। तो ये महिलाओं की कुरीति है क्या चरित्र कम होना? कुरीति और चरित्र कम हो रहा है। एक ही बता। ठीक है, 2047 के समय तक बाल विवाह भारत में पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा। भ्रूण हत्या ये भी समाप्त हो जानी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ने की भारत में ऐसा है क्या? महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? ठीक है, सब महिलाएं सब क्षेत्रों में स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रथम स्थान पर है। बहुत अच्छा। महिलाओं के साथ होने वाली असमानता है, जैसे कि महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा कम समझा जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। पुरुषों से कम समझा जाता है, पुरुषों से अधिक समझा जाए, कम पढ़ाया लिखा जाता है, अधिक पढ़ाया लिखाया जाए। बहुत अच्छा। महिलाओं के डर को कम करना, जैसे कि मतलब वो कहीं भी जाए तो उनका एक डर होता है, उस डर को कम होना चाहिए। जैसे नहीं होना चाहिए। जैसे किस बात का डर होता है महिलाओं से? उनको जैसे अगर महिला किसी काम से कहीं जा रही है, काम करने जा रही है, या किसी कोई लड़की स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो वो जब वहाँ से घर आ रही है तो उस बीच में उनके साथ जो हलचल हो रही होती है, उसको लड़के बुरी नज़र से घूरते हैं, उनको छेड़ते हैं। बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और
कारण या तो उनके परिवार वाले नहीं जाने देते, परिवार वाले नहीं जाने देते। बहुत या अच्छा। उनके समाज का डर। तो महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता, नौकरी करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा। और आज के समाज में लव-जिहाद और धर्मांतरण के केस को सच हो रहे हो। क्या आ रहे हैं? लव-जिहाद और धर्मांतरण। लव जिहाद और मतांतरण, महिलाओं को बरगला करके, फुसला करके, उनकी कमजोरियों को पकड़ कर करके लव जिहाद की जो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छा। बलात्कार जैसी घटनाएं एकदम बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, यह भी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और हमारे देश की जो संस्कृति है वो वैसे ही बनी रहनी चाहिए और उभर कर आनी चाहिए। थोड़ा वस्तुनिष्ठ बताना पड़ेगा। एक बहन ने बताया था कि महिलाओं में उत्पन्न कुरीतियां दूर होनी चाहिए। एक यहाँ से बहन ने कहा था कि महिलाएं एक चरित्रवान बननी चाहिए। तो ऐसी सारी बातें महिलाओं की कुरीतियों से संबंध में आ गई। अब आपने कहा हमारी संस्कृति वैसी ही बनी रहनी चाहिए। वैसी यानी कैसी? आज जैसा देख रहे हैं वैसी, या 100 साल पहले देख रहे थे वैसी, या अगले 20-22 साल बाद आप कुछ और अलग प्रकार की संस्कृति विकसित करने चाहते हैं वैसी? थोड़ा वस्तुनिष्ठ बताना पड़ेगा। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हम देवताओं को मानते हैं, उनमें मान्यताएं कम नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर। हमारी जो अपनी मान्यताएं हैं, वो हम अपनी मान्यताएं किसी और पे थोपेंगे नहीं कि मैं भगवान शंकर को मानता हूँ तो तुम भी शंकर को मानो, मैं राम को नहीं मानता हूँ तो तुम भी राम को नहीं मानो। ऐसा बिना थोपे अपनी जो मान्यताएं हैं उनको सब भय मुक्त होकर के, निर्भय होकर के और स्थापित कर सके। बहुत अच्छा। और घरों में महिलाओं के साथ अहिंसा नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के साथ अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर। महिलाओं के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। महिला अपना जीवन स्वयं निश्चित करे, उसके जीवन को निश्चित करने के लिए पुरुष का सहयोग हो। कोई सहयोग नहीं हो, यानी महिला स्वतंत्र रह करके अपने जीवन की दिशा तय करे। यानी अगर महिला अपने पिताजी से जीवन के लिए सलाह करती है तो वो सलाह भी नहीं करे। ठीक है। उसके घर में अगर ताऊ है, चाचा है, बड़े भैया है, तो महिला क्या करने जा रही है, एक बहन बेटी, वो सलाह भी नहीं करे। ये ऐसा कहाँ गई वो बहन? ऐसा किसी से सलाह नहीं हो? 1 मिनट खड़ी हो जाओ और माइक दीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो संदेश गलत जाएगा। सलाह लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुरुष को अधिकार दिया जाता है वैसे ही महिला को भी अधिकार मिले अपने जीवन में। मतलब कि वो संकोच नहीं करे पूछने के लिए कि देखो पिताजी, मेरे चाचा मेरे को अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अनुमति देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, इसके लिए ठीक है। सलाह तो लेनी है, लेनी चाहिए, लेकिन मतलब मानना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी आज़ादी को समझाना पड़ेगा बेटा कि आज़ादी यानी क्या। जैसे आज तो हमारे समाज में, जो हमारे घर में जो आज़ादी पुरुषों को मिलती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को नहीं मिल पाती है। सामाजिक या मानसिक तौर पे मानसिक तरीके से मतलब कानून में तो लिखा है, लेकिन मानसिक और सामाजिक में कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। और 2047 तक हमारी जो महिलाएं हैं वो प्राचीन काल की जैसी महिलाएं थी, यानी लक्ष्मीबाई, वैसी बननी चाहिए। ओहो, बहुत सारे लोग तो प्राचीन काल की महिलाएं हैं बनना, हमको तो आधुनिक काल की बनना है। बहन ने कहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं को जो अधिकार थे, भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को क्या क्या अधिकार थे, वैसे ही भारत की महिलाओं को आज अधिकार नहीं है। मातृसत्तात्मक समाज होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी आपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा कि 2047 में महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। आपने अभी महिला सुरक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा। 2047 में महिलाओं का सुरक्षा का विषय कैसा होना चाहिए। आपने अभी तक 2047 में परिवारों के बारे में कुछ नहीं कहा कि 2047 22 साल बाद, 21 साल बाद भारत में परिवार कैसे होने चाहिए।
आपने अभी 2047 के बाद संस्कारों के बारे में नहीं कहा, तो कोई इसके बारे में बोल सकता है क्या? स्वास्थ्य 2047 में कैसा चाहिए? 2047 में महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के संस्कार, महिलाओं के द्वारा निर्मित परिवार, ये सब कैसे होने चाहिए? कोई बोल सकता है क्या? दीजिए, इधर दीजिए माइक। जैसे कि आजकल के समय में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तो हमें घर का खाना खाना चाहिए और माँ को बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये घर में भी सब कोई भी गैस ना करे कि बाहर के खाने के लिए और घर का बहुत अच्छी बात कही। तो स्वास्थ्य ठीक रखना है तो घर का खाना खाना है। हम जिस होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ एक लिखी हुई थी बात, घर के बाहर घर जैसा खाना, और जो घर में वो जो 500 रुपये में मिलता है हम उसको 5000 में खाकर आते हैं। लिखा हुआ क्या रहता है? घर के बाहर घर जैसा खाना। ठीक है गुरुजी, वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आजकल मतलब कि बनाए गए हैं कानून तो बनाए गए हैं, पर उसका पालन तो कोई नहीं कर रहा। तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो आजकल जो ये हो रहा है ना, जो मतलब महिलाएं डर डर के चलने लगी हैं, उनको कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है कि वो काम करे कि नहीं करे। उनको एक डर रहता है आगे बढ़ने का, उनको हर तरह से रोक टोक होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक तो हमें ना एक तो सख्त कानून रहना चाहिए, कानून है तो उसका पालन भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ना प्रचार प्रसार करना चाहिए, और जो लोग महिलाओं के बारे में यानी कि उनके खिलाफ होते हैं या उनके साथ कोई बुरी व्यवहार करते हैं, तो मेरा ये कहना है और ये मानना है कि जो वो लोग होते हैं ना, जैसे ऐसे लोग होते हैं, उनको ना वैसी ही सजा देनी चाहिए जैसा वो महिलाओं के साथ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। मैं बोलना चाहूँगी, आप मेरे अनुसार महिलाएं चरित्रवान होनी चाहिए। आज के समय में महिलाओं में चरित्र की बहुत क्षति होती जा रही है। हम अनेक घटनाएं सुनते हैं, प्रेम प्रसंग सुनते हैं। पहले की महिलाएं हमारी पद्मिनी जैसी अपनी मतलब चरित्र की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर तक हुए अपनी जौहर कर लिया था। उस प्रकार महिलाओं में कुछ सद्भावना, कुछ संस्कार होनी चाहिए। तो ठीक है, किसी को और कुछ बोलना है? नहीं, मैंने आपका उत्तर नहीं दिया है। मैंने ये कहा है अगर हम 2047 तक आप वाली संकल्पना रखते हैं तो इसका मतलब हमको वैसे लोग लाने पड़ेंगे, तब वो बातें स्थापित होगी। अगर वैसे लोग ही नहीं होंगे तो उन बातों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का अत्याचार, महिला, पुरुष, वनस्पति, जीव जंतु, किसी भी प्रकार का अत्याचार 2047 के भारत में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, मुझे लगता है सबके जवाब अब पूरे हो गए हैं और यहाँ समय भी कम है। 2-3 प्रश्न मेरे मन में और है, मैं आपसे पूछता हूँ। आप सबका नाम किसने रखा? देखो, नाम रखने वाले 3 होते हैं। एक तो पंडित जी होते हैं, नामकरण संस्कार करवाते हैं, वो नाम की जन्म तिथि इत्यादि समय दे करके एक नाम बताते हैं कि इनका नाम प पे आया है। फिर घर में एक चर्चा होती है, प पे आया तो ये रखना। फिर माँ को लगता है ये नाम अच्छा नहीं है, तो फिर वो माँ को एक नाम ढूंढ कर लाती है। आप जिस उम्र के हैं उस समय ये प्रचलन अधिक था नहीं, लेकिन आ गया था कि मेरी बेटी और मेरे बेटे का नाम ऐसा होना चाहिए जो आसपास के मोहल्ले, बस्ती और गांव में किसी का नहीं होना चाहिए। मेरी बात से आप सब सहमत है कि नहीं है? सहमत है ना? आपकी पीढ़ी है जो 10 साल 15 साल बाद जो माताएं आएगी वो, और अभी गूगल से नाम सर्च करती है, ऐसा नाम चाहती है जैसा किसी के पास हो ही नहीं। तो इसका मतलब नाम पंडित जी का नहीं है, नाम पिताजी के द्वारा भी नहीं रखा गया है। नाम किसने रखा है? अधिकांश का किसने रखा है? और गूगल से पूछा किसने? पिताजी ने या माताजी ने? माताजी ने। इस बात से सब सहमत है ना? आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो पिताजी की पसंद के लाते हैं या माताजी की पसंद के, या आपकी और माताजी की पसंद मिला करके लाते हैं? पिताजी की पसंद नहीं चलती ना। आपके घर में फ्रिज आएगा तो फ्रिज ये कौन से रंग का आएगा, ये माताजी तय करती है या पिताजी तय करते हैं? माताजी। आपके घर में स्कूटी आने वाली है, उसका रंग कौन तय करेगा?
माता जी, आपके घर का अगर वॉलपेपर लगना है, बेडरूम का लगना है या बैठक कक्ष का लगना है, तो ये वॉलपेपर कैसा होना, ये आपका भाई तय करता है, आप तय करती है, आपकी मम्मी तय करती है, मम्मी और आप मिलके तय करती है, पापा या भैया मिलके तय करते हैं, मम्मी और आप मिल करके तय करते हैं। सब्जी क्या बनेगी, आज क्या बनेगी, पापा ने कहा आज तो भिंडी खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी कही नहीं देखो आज भिंडी तो है ना वो बड़ी कड़ी वाली मिल रही है, आज मैं बैंगन अच्छे लाई हूँ, तो फिर पापा कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है बैंगन ही बना लो, बैंगन खा ले। आप कौन सी स्कूल में पढ़ेगी, आपको किस स्कूल में पढ़ना है, ये आपके पापा ने तय किया है या मम्मी ने? देखो सबके पापा तय नहीं करते, अधिकांश की मम्मियाँ ही तय करती है, क्योंकि वो देखती है कि पड़ोस का बच्चा किस में जा रहा है, अच्छा इधर वाला किसका जा रहा है, बस किसकी आ रही है, वो देखती है, तो वो तय करती है कि सब। तो मुझे एक बताइए, नाम रखने से लेकर के, अच्छा आपका विवाह कौन सी उम्र में होना चाहिए, ये आपके पापा तय करेंगे या आपकी मम्मी? मम्मी तय करेगी। पापा ने कहा मैं आज गुड़िया के लिए एक लड़का देख के आया हूँ, अपने गुड़िया 18 साल की हो गई है, तो माँ कहेगी आपको शर्म नहीं आती, अभी तो बच्ची है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा ससुराल में चली जाती है तो ससुर और बहू इनकी नहीं बनती है हमेशा, या सास और बहू की नहीं बनती है? फिर नहीं बन रही है तो फिर तलाक होना चाहिए, तो एक बेटी का तलाक होना चाहिए। इसके लिए बुरा मत मानना, एक पिता और भाई ये तय करते हैं या माँ और उसकी चाची ये तय करती है कि बेटी वहाँ दुखी हो रही है इसलिए बेटी का तलाक हो जाना चाहिए? कौन तय करता है? एक बहू का तलाक हो जाना चाहिए, घर में बहू आई है, ढंग से नहीं रह रही है, ठीक बर्ताव नहीं कर रही है, तो ये तलाक हो जाना चाहिए। उसका ससुर तय करता है, उसका पति तय करता है, या ये बार बार एक सास कहती है? अब इन सब में पुरुष कहाँ हैं? इसमें मुझे कोई भी एक बात बताइए, नाम रखने से लेकर के, घर में सब्जी बनाने से लेकर के, बच्चों के स्कूल से लेकर के, दीवार के वॉलपेपर से लेकर के, बेडरूम की बेड शीट से लेकर के, घर में कौन आएगा तो भोजन करेगा या नहीं करेगा, किसी को चाय पिलानी है कि नहीं पिलानी है, भोजन नहीं कराना है तो अंदर रसोई घर के बर्तन बजा दो, और चाय नहीं पिलानी है तो कह दो दूध। ऐसी सारी, आप क्षमा करना मुझे, मैं नवरात्रि में सब देवियों से क्षमा मांग करके कहता हूँ, इन सब में प्रमुख भूमिका किसकी है? किसकी है? थोड़ा जोर से बोलो। तो अब आप ये बताओ कि पुरुषों को क्या समझाया जाए? आज आप जो कहेंगे कि नहीं पुरुष को कान पकड़ के उठ बैठक निकलवा दो तो वो कर देंगे। देखिए एक प्रश्न और पूछता हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब जो यहाँ आए हैं उनको छात्रवृत्ति मिलने वाली है, इसका मतलब आप गुड नहीं हैं, आप बेटर नहीं हैं, आप क्या है? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री में है। थोड़ा मुझे बताना, भारत से बाहर दुनिया की किसी भी महिला को, आपको एक देश का नाम दीजिए, भारत से बाहर सबसे अधिक विकसित कोई यूरोपियन देश का नाम बताना हो तो किसका बताएंगे? अमेरिका। आप थोड़ा एक प्रश्न को उत्तर देना, अमेरिका की महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कब मिला? आपको उत्तर पता नहीं है तो आप ऐसे ही खड़े होकर के, अपने हिंदी में कहते हैं ना टोरा मारना, आप ऐसे फेंकिए कि संभवतः अमेरिका की महिला को वोट देने का अधिकार इस समय मिला होगा। कोई भी बता सकते हैं। 15वीं शताब्दी में मिला, 16वीं में मिला, 17वीं में मिला, 18वीं में मिला, 19वीं शताब्दी में मिला, 20वीं शताब्दी में मिला, 1918 में मिला, 28 में नहीं, 1918 में मिला। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 1918 से पहले आज हम जिसको सबसे प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं अमेरिका, उसकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब बताओ हमको अमेरिकन महिलाओं जैसा बनना है क्या? अगर आप अपनी तुलना
भारत से बाहर की महिलाओं से करना चाहती है, तो मुझे बताइए कि आप कौन से देश की महिला जैसा बनना चाहते हैं? पाकिस्तान जैसी महिला तो आप नहीं बनना चाहेंगे। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरब, दुबई, तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ की महिला बनना चाहेगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ की। तो आप कौन सी महिला से तुलना करती है कि हमको वैसा बनना है? क्योंकि आप भारत की महिला है। सारे यूरोपियन कंट्रीज जिसको आज हम प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में। इतिहास निकालना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, 4 वर्ष चला। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 14 से 18 के बीच में यूरोपियन कंट्रीज के सारे राष्ट्रों ने पहली बार महिला वोट की अधिकारिणी है। तो इसका मतलब उन महिलाओं से हमारी तुलना होनी है कि नहीं होनी है? यूरोपियन कंट्रीज से तो नहीं होनी है। यूरोपियन से नहीं होनी है तो अफ्रीकन कंट्रीज से कर ही नहीं सकते। तो फिर भारत की महिला को किसके जैसा बनना है? भारत की महिला को कौन सी महिला के जैसा बनना है? देखिए, आपको थोड़ा षड्यंत्र समझना होगा। हाँ बहन बोली। हमारे भारत देश की जो प्राचीन वीरांगना थी, हमें उनकी तरह बनना है। तो फिर हमारे प्राचीन, बैठो, बहुत अच्छा। प्राचीन भारतीय महिलाओं के बारे में तो आप इतिहास पढ़ोगे तो ऐसा कहा जाता है तो वो, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं थे। वो तो घर के चूल्हे चौके से पार नहीं पड़ती थी, वो तो रोटी बनाती थी, वो तो भैंस का गोबर उठाती थी, वो तो गाय का नीरा पानी करती थी, वो तो झाड़ू लगाते थे। और इसीलिए तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के आंदोलन खड़े हुए। अभी एक शब्द चल रहा है वॉकिज्म। क्या चल रहा है? वॉकिज्म। आपने सुना है क्या? आपने नहीं सुना। वॉकिज्म शब्द आप जब शहर की संस्कृति में, आप जब मेट्रो सिटीज़ में संपर्क में आई है, या आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से दूर है थोड़ा, अगर उनके संपर्क में आएगी तो दुनिया में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं को लेकर के। उसको नाम उन्होंने दिया है वॉकिज्म। उस वॉकिज्म का अर्थ है कि महिला अपने आप को महिला नहीं माने। महिला अपने आप को महिला नहीं माने। अगर हम कहें कि पुरुष अपने आप को पुरुष नहीं माने तो ठीक रहेगा क्या? तो महिला को महिला मानना है कि नहीं मानना है? महिलाओं का विकास ही महिला मानने के कारण होगा। भारत की संकल्पना में महिला और पुरुष अलग नहीं है, वो अर्धनारीश्वर है। क्या है? हर पुरुष के शरीर में आधा वामांग महिला का अंग है और हर महिला के दक्षिणांग में ये आधा पुरुष है। इसलिए भारत की धरती पर महिला और पुरुष स्वतंत्र नहीं है। भारत की धरती पर महिला और पुरुष एक ही है। महिला अगर पुरुषत्व को जागृत करेगी तो वो पुरुषों वाले काम भी सहजता से करेगी। जैसे वो ट्रैक्टर चला लेगी, वो ट्रेन चला लेगी, वो फ्लाइट को उड़ा लेगी, वो युद्ध में चली जाएगी, पुरुषों के सारे काम कर लेगी। कब कर लेगी? जब वो अपने आधे पुरुषत्व को जागृत कर लेगी। और पुरुष अगर आधे महिला के स्त्रीत्व को जागृत करेगा तो वो स्नेह युक्त बन जाएगा। पुरुष अगर अपने आधे महिला को वामांग को जागृत करेगा तो वो प्रेममय बन जाएगा, तब वो सहिष्णु बन जाएगा, तब वो धर्मात्मा बन जाएगा, तब वो सबके बारे में दया करने वाला बन जाएगा, तब वो सबके लिए सहनशील बन जाएगा। तो जरूरत क्या है? एक स्वतंत्र पुरुष को महिला बनाना, एक स्वतंत्र महिला को पुरुष बनाना, या उसके अंदर जो सद्गुण पहले से ही बैठा है उसको जागृत करना। क्या करने की आवश्यकता है? तो पुरुष और महिला अलग है क्या? ये भारतीय चिंतन बता रहा हूं मैं। अभी नवरात्रि चल रही है, हम उसको अर्धनारीश्वर, आप सोशल मीडिया पे, आप इंटरनेट पे गूगल बाबा से पूछना, अर्धनारीश्वर की कल्पना भारत में अथाह अनंत साहित्य। राजस्थान पत्रिका के आदरणीय गुलाब कोठारी जी ने तो पूरा इसके ऊपर ग्रंथ ही लिखा है। जब हम भारत की ज्ञान परंपरा से दूर होते हैं तब हम कहते हैं हमको यूरोपियन महिला बनना है, जबकि मैं कह रहा हूं यूरोपियन महिलाओं का अधिकार ही केवल वोट देने का अधिकार,
उनको स्कूटी का लाइसेंस तो अभी 2017 में मिलना शुरू हुआ है कि उनको सड़क पे स्कूटी चलानी है कि नहीं चलानी है। और भारत की महिलाएं आज से 250 साल पहले भारत की धरती पर महिला जन्मी, अनुसूचित जाति के घर में जन्मी। अभी उसके जन्म के 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष पहले। उस महिला का नाम है अहिल्याबाई होलकर। वो अनुसूचित जाति के परिवार में जन्मी महिला, उसने भारत के 3/4 हिस्से पर साम्राज्य स्थापित किया। आप उसका इतिहास उठाकर पढ़ोगे अहिल्याबाई होलकर का, तो आपका शीश नम्रता के साथ झुक जाएगा कि 300 वर्ष पहले भी अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत की एक महिला, वो कोई ब्राह्मण और राजपूत वैश्य के घर में नहीं जन्मी हुई, अनुसूचित जाति के घर में जन्मी हुई महिला ने भारत के 124 स्थानों पर जाकर अपने धन से मुसलमानों के द्वारा तोड़े हुए सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दिया। एक साड़ी उसने स्वयं अपने पैसे खर्चे से करके, कारीगरों का निर्माण करके, आज भी वो एक साड़ी ब्रांड के नाम से चलती है। उसकी शासन व्यवस्था, उसने न्याय स्थापित करने के लिए अपने बेटे के द्वारा किए हुए अपराध के लिए बेटे को सड़क पर डाल करके रथ के पहिए से कुचलवा दिया। इतनी न्यायपूर्ण महिला, ये कल्पना केवल भारत में हो सकती है। तो एक तो ये विचार करना, कहीं हम उन पाश्चात्य लोगों के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं जो महिलाओं, क्योंकि इन सब में आप सबने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कामों में महिला की भूमिका है, तो भारत में कोई बलात्कारी नहीं आए। अभी एक फिल्म आई है महाअवतार, क्या नाम है, उसमें 2 महिलाओं का चरित्र चित्रण है। फिल्म के प्रारंभ होते ही एक महिला अपने पति से एक इस प्रकार की अशिष्ट मांग करती है कि पति कहता है तेरी मांग न्यायोचित नहीं है, अगर तू इस काम को करती है तो संसार को नष्ट करने वाले लोग आ जाएंगे। वो पत्नी मानती नहीं है, उसके गर्भ से 2 राक्षस पैदा होते हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, पूरी धरती को समाप्त करने का काम करते हैं। लेकिन इसी हिरण्याकश्यप की पत्नी होती कयाधु, उसको जब ये पता चलता है कि पति राक्षस वृत्ति में आ गया है, तो वो एक संकल्प करती है कि मेरे गर्भ से राक्षस का अंत करने वाला कोई आना चाहिए। तो इस राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद आता है और हिरण्याकश्यप का राक्षस का अंत है वो नरसिंह भगवान खंबे में से निकल करके करते हैं। 2 महिलाओं का चरित्र है। तो अगर हमको बलात्कार रहित भारत बनाना है तो गुणवान मां बनानी होगी। अगर हमको भ्रष्टाचार रहित भारत बनाना है तो ईमानदार, प्रामाणिकता के साथ, सत्य निष्ठा के साथ जीवन यापन करने वाली, संतान को जन्म देने वाली मां का निर्माण करना होगा। अगर हमको स्त्री को सब कामों में आगे बढ़ाना है तो वो जो सास और वो जो आप सब देवरानी जेठानी सब की कल्पना करते हैं वो सब संस्कारित होगी, क्योंकि स्त्री ही स्त्री के सहारे से आगे बढ़ती है। आपने ही कहा है कि पुरुष इसमें कहीं बाधक नहीं है। अंतिम प्रश्न रखता हूं, आपको वेस्टर्न बनना है या मॉडर्न बनना है? महिलाओं का वेस्टर्नाइजेशन होना चाहिए या मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए? हिंदी में कहते हैं उसको, महिलाओं का पश्चिमीकरण होना चाहिए या आधुनिकीकरण होना चाहिए? ये पश्चिमीकरण क्या है? ये वेस्टर्नाइजेशन क्या है? हाँ, माइक दीजिए इसको। वेस्टर्नाइजेशन क्या है ये? 1 मिनट, हाँ आप बोलो बेटा। Basically, westernization is getting influenced by the Western countries and putting their norms in our country. So that's basically it's wrong. मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एकदम सही बोल रहे हैं आप। And basically, modernization is defined by the like putting our norms, our country rules, our regulations. ताली बजाइए, ताली बजाइए। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? पश्चिमीकरण यानी कि पश्चिम की देशों में अपनी संस्कृतियों को अपनाना, पश्चिम के कपड़े ला करके पहनना, ये पश्चिमीकरण है। पश्चिम की भाषा को अपनी भाषा में सम्मिलित करना, ये पश्चिमीकरण है। पश्चिम के आहार को लाना, ये पश्चिम का आहार क्या है? पश्चिम में चूल्हे नहीं होते, पता है आपको? फ्रिज होते हैं। क्या होते हैं? चूल्हे नहीं होते।
तो चूल्हे नहीं होते तो फिर क्या होता है, फिर भोजन कैसे करते हैं वो? वहाँ हटड़ी नहीं होती। हटड़ी समझते हैं? मसालादानी जिसको कहते हैं। रसोई में एक 4-5 खानों की एक मसालादानी, उसके अंदर क्या क्या रहता है? जीरा, राई, सौंफ, हल्दी, धनिया, मिर्ची, काली मिर्ची, नमक, 3 प्रकार का नमक, ये सारा। ये पश्चिम में नहीं होता। पश्चिम में होता है पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन, पास्ता, कुरकुरे, मुरमुरे, सारा का सारा अनहेल्दी फूड। क्या होता है? सारा अनहेल्दी फूड खाने के बाद भारत की महिलाएं हेल्दी बनती है। बनेगी? पश्चिमीकरण का अर्थ हो गया पश्चिम की भाषा, पश्चिम का आहार, पश्चिम का वेश। जिसको पश्चिम में हम उसको विकृति कहते हैं। LGBT, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल, उनके बीच में विवाह। हमारे यहाँ के एक न्यायाधीश ने कहा कि भारत की विवाह परंपरा में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इन सबको विवाह किए, ये सारा पश्चिमीकरण है। तो भारत 2022 में आधुनिक होना चाहिए या पश्चिमीकरण होना चाहिए? वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, कैसा भारत होना चाहिए? अपनी भाषा को और अच्छा करना, ये मॉडर्नाइजेशन है। अपने आहार को और अत्याधुनिक करना। अंतिम प्रश्न पूछता हूं, आप में से गृहिणी कौन कौन बनना नहीं चाहती? गृहिणी नहीं बनना चाहती मैं? आप एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। आप सब गृहिणी बनना चाहती है? या हाउस वाइफ और गृहिणी में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? हाउस वाइफ और गृहिणी बताओ। इनको दो माइक, दो। जो हाउस वाइफ होती है सर, वो ओनली फॉर घर का काम संभालती है, ओनली फॉर घर का काम करती है। और जो गृहिणी होती है ना, वो घर के बाहर जॉब भी कर सकती है और घर के काम भी कर सकती है। उनको गृहिणी कहते हैं, यानी घर का काम भी संभाल रही है और साथ में दूसरा काम। अच्छा, तो जो महिला घर का काम संभाल रही है और बाहर का कोई काम नहीं करती, वो तो हाउस वाइफ। और जो घर का भी संभालती है, वो भी संभालती है, वो गृहिणी। ठीक है? वाइफ और हाउस वाइफ होती है। गृहिणी का कोई विकल्प नहीं होता है। गृहिणी तो एक ही होती है। लेकिन अगर वाइफ है तो हाउस वाइफ भी होती है। अब ये संकल्पना पश्चिम की संकल्पना है। एक गृहिणी कौन होती है? तो मैं यहाँ एक कोई हाई कोर्ट के जज साहब है, उनके यहाँ भोजन करने के लिए गया। बैठिए, अंतिम बात सुना करके अपनी बात पूरी करूंगा। तो मैं जब उनके घर में गया तो उनका पूरा परिवार मुझे स्वागत के लिए दरवाजे पर आया। जब मैं उनके घर के अंदर गया तो वो बहन जी जो स्वयं ही हाई कोर्ट की जज है, वो अंदर भोजन बना रही थी रसोई में। मैं संघ का प्रचारक हूँ, हमारा काम दूसरों के यहाँ जब जाते हैं तो भोजन मांग मांग के करना यही रहता है। तो मैं उनको, बहन जी को नमस्कार करने के लिए जैसे ही उनके चौके में घुसने लगा तो उसने, वो हाई कोर्ट की जज, उन्होंने कहा भाई साहब आप वहीं रुकिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आप हमारे चौका, चौका समझते हैं? चौका कहते हैं रसोई को। और रसोई में क्या बनता है? खाना नहीं बनता, वहाँ भोजन भी नहीं बनता, वहाँ प्रसाद। क्या बनता है? आपने अपनी माँ को भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान आपका जो भी इष्ट है उसको भोग लगाते हुए देखा है या सीधा आपके मुंह में ठूंसते हुए देखा है? तो भगवान को जब भोग लगा देते हैं तो क्या बनता है? फिर उसको अकेले खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं? और भोजन को कैसे खाते हैं? और खाने को कैसे खाते हैं? तो उन्होंने कहा आप हमारे इस चौके में नहीं आ सकते, हमारी रसोई में नहीं आ सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आजकल चौकों में तो हम महिलाओं को देखते ही नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ लिख ली महिला तो चौके में कौन घुसेगी? कौन घुसेगी? काम वाली बाई। कौन घुसेगी? वो एक ही घर में काम करती है, 10 घरों में काम करके आती है। एक बहन ने कहा था कि भैया भी भोजन बनाएं, केवल बहनें क्यों बनाती है? तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा मैं स्नान किया हुआ हूँ, मेरे तिलक भी लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा, वो जो जज साहब थे उन्होंने कहा भाई साहब क्षमा कीजिए, हमारी श्रीमती जी मुझे और मेरे बेटे को भी भोजन बनाते समय चौके में प्रवेश नहीं करने देती है। तो मैंने कहा बहन जी ऐसा क्यों?
तो उन्होंने कहा देखो जैसा खाया अन्न, और आगे क्या कहते हैं, ये विज्ञान आपको पता है। तो अगर ये विज्ञान पता है तो आप किसी भी पुरुष को भोजन बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा देखो मैं जब भोजन बनाती हूँ तो इस भोजन पर अगर इनकी नज़र पड़ जाए, इनके मन में जो विचार चल रहा है वो अगर देखते समय भोजन पर आ जाए तो भोजन सारा ऐसा हो जाएगा, अखाद्य हो जाएगा। मैं जब भोजन बनाती हूँ तो मैं मेरे भगवान का स्मरण करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये भोजन जो भी खाए उसके मन में अच्छा भाव आए, उसके शरीर में अच्छा रक्त बने, वो अच्छा विचार करे, उसके कर्म अच्छे हो। मैं इस मंत्र का जप करती हूँ, अपने इष्ट को याद करती हूँ, फिर मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। अब आप घूम कर आए हो, आपके मन में क्या चल रहा है? अब ये जो विचार है, ये सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ये पुरुषों में अधिक चलते हैं कि महिलाओं में अधिक चलते हैं? दुनिया भर का कचरा किसके यहाँ चलता है? पुरुषों के चलता है कि महिलाओं के? महिलाओं के घर का ही कचरा चलता है। घर का यानी अड़ोस पड़ोस की महिला, ये वो अगर वो भोजन बनाते समय चलाएगी तो फिर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, पापाचारी, ऐसे सब लोग, क्योंकि इस सृष्टि की निर्मात्री कौन है? पुरुष है या महिला? महिला है। तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा आप संघ के प्रचारक हैं, आपको समाज में श्रेष्ठ संदेश देना है, इसलिए मैंने आपको अपने घर में यहाँ बुला करके भोजन करवाया है, अन्यथा हमारे यहाँ बाहर भी 10 लोग लगे हुए भोजन करने वाले, मैं आपको वहाँ भी भोजन करवा सकती थी। अब ये इतना जो विचार है वो एक पुरुष कर सकता है क्या? आप जिस दिन अपनी माँ के हाथ का धाप करके दबा करके भोजन करो, आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी। और आप किसी दिन होटल का भोजन करके आओ, आपको लगेगा कि खाने के बाद भी क्या हो रहा है, अपच हो रही है, हाजमोला लेना पड़ेगा। आप थोड़ा देखना कभी करके, माँ के हाथ का भोजन माँ जबरदस्ती परोसेगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी यहाँ रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ जिनसे आपकी अनबन है, उसने थोड़ा भी कुछ खराया तो बाद में खट्टी दिकारे। ये भोजन का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये महिलाओं के माध्यम से, महिला देवी स्वरूपा है, इसलिए मैंने सब बातें कही। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सभी साक्षात देवियां बन करके अगले 20-21 वर्ष तक भारतीय स्त्री के विमर्श पर काम करेगी। तो आपने जो सारी बातें कही है उसकी जिम्मेदार केवल और केवल आप है, पुरुष उसका माध्यम है। आप अगले 21-22 वर्ष तक इस दिशा में काम करें, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत श्रेष्ठ बनेगा, आप निर्भय हो जाएगी, आप निशंक हो जाएगी। सारा क्षेत्र आज आपके लिए खुला है। भारत का कोई भी ऐसा एक स्थान नहीं है जहां महिलाओं के लिए रास्ते और दरवाजे बंद है। बस महिलाओं को अपने महिलात्व को, स्त्रीत्व को समझ करके आगे के समय में प्रयास करना पड़ेगा। इतना सारा निवेदन आप सबके चरणों में करते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। भारत माता की जय।